MCQ देखिए, earliest changes of neoplastic transformation as seen at a microscopic level is called. तो क्या हाइपरप्लेजिया या मेटाप्लेजिया इसका आंसर हो सकता है? ऑफ कोर्स बेटा नहीं हो सकता, ये तो सेलुलर अडेप्टेशंस हैं। हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, तो ये तो नहीं है। हम बात कर रहे हैं नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस की, नियोप्लेजिया की बात हो रही है, नियोप्लेजिया का टॉपिक चल रहा है। तो पहली दो ऑप्शंस तो आपकी डिलीट हो जाएंगी। अब डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा इन सीटू है। अब आपको मैंने पूछा है अर्लीस्ट चेंजेस नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के जो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाई दे सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वो डिस्प्लेजिया ही होता है। डिस्प्लेजिया क्या होता है आप लोगों को मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्प्लेजिया की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर सारे, एनाप्लेजिया, एनाप्लेजिया के रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, और नियोप्लेजिया, नियोप्लेजिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और नियोप्लेजिया वर्सेस कैंसर, इसका कंपैरिजन अगर आपको पूछा जाए आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेजिया इसका राइट आंसर है। कार्सिनोमा इन सीटू क्यों नहीं है, वो भी हम डिस्प्लेजिया डिस्कस करते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी दिखाई दे रही होती है या किस लेवल पे दिखाई दे रही होती है। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक रखना है कि डिस्प्लेजिया को हम डिसऑर्डर अरेंजमेंट जरूर कहते हैं। ये डिसऑर्डर तो है, लेकिन इसे हम नियोप्लास्टिक कैटेगरी में नहीं रखते। हम कहते हैं ये नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर है, या ये नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशन है, ये नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है। मतलब इन द ट्रू सेंस कैंसर एकदम से नहीं कह देते हम इसको कि ये है तो कैंसर ही है, क्योंकि इसकी भी स्टेजेस होती है। तो एक बात आप लोगों को ये याद रखनी है, और उसके अलावा आप लोगों को डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए कि ये बेसिकली यूनिफॉर्मिटी अगर इंडिविजुअल सेल अपनी लॉस कर देता है, या उसके आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन में कोई लॉस आ जाता है, आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन खराब हो जाती है, तो ये डिस्प्लेजिया होता है। ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम डिस्प्लास्टिक सेल की बात करते हैं तो उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? सजीला आप मुझे बताएं एनाप्लास्टिक सेल के फीचर्स क्या क्या होते हैं, फिर मैं डिस्प्लास्टिक सेल्स के बताऊंगी। जल्दी से बेटा। मैम उसमें लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, प्लियोमॉर्फिज्म, और जी आपने कहा है प्लियोमॉर्फिज्म होती है, उसमें हाइपरक्रोमेजिया हो सकता है। उसके अलावा माइटोसिस काफी ज्यादा हो जाती है। माइटोसिस का मतलब जो रेट होता है, माइटोसिस होने की वजह से माइटोटिक फिगर्स भी बनते हैं। और जो बेसिकली सेल होता है ना, प्लास्टिक सेल जिसको हम कह रहे हैं, नॉर्मल सेल नहीं है ना, प्लास्टिक सेल जिसे हम कह रहे हैं, उसकी पोलैरिटी भी खराब हो जाती है, क्योंकि ओरिएंटेशन कुछ हद तक डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके अलावा जॉइंट सेल्स मिलते हैं। तो ये 5 फीचर्स आप लोगों को याद रखनी है कि एनाप्लास्टिक सेल में होते हैं। और अगर आपके माइंड से एनाप्लेजिया ही गायब हो गया कि एनाप्लेजिया था क्या, तो एनाप्लेजिया डिफरेंशिएशन का ना होना ये होता है। अब डिफरेंशिएशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन अगर हम इस चैप्टर में बात करें, कैंसर से रिलेटेड, नियोप्लेजिया से रिलेटेड, एनाप्लास्टिक सेल में अगर हम बात करें, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम नियोप्लेजिया, टॉपिक उसमें हम एनाप्लेजिया डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। तो डिफरेंशिएशन के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। आप डिफरेंट, जैसे आप स्टेनिंग में डिफरेंशिएशन करते हैं कि डिफरेंशिएशन है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने एक्सेस लगा दी है स्टेन, तो उस स्टेन को जो रिमूव करना होता है वो डिफरेंशियल स्टेन से करते हैं। डिफरेंशिएशन वो होती है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन अलग है और डिफरेंट टॉपिक्स में डिफरेंशिएशन अलग है। अब मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पर जो आपको बताना चाह रही हूँ एनाप्लेजिया में, वो डिफरेंशिएशन क्या है? बेसिकली सिमिलैरिटी फंक्शनैलिटी के साथ और उसके स्ट्रक्चर के साथ जो कि उसके नॉर्मल सेल्स की होती है। एनाप्लास्टिक सेल की अपने नेबरिंग सेल्स के साथ, या पुराने सेल्स के साथ, या अपने जैसे ठीक सेल्स के साथ, जो बिल्कुल ठीक सेल थे। पहले एनाप्लास्टिक सेल भी ठीक सेल ही हुआ करता था, हमेशा से तो नहीं एनाप्लास्टिक था। तो अगर उसकी रिजेम्बलेंस हो फंक्शनैलिटी के लिहाज से, मोर्फोलॉजी के लिहाज से नॉर्मल सेल्स के साथ, तो हम कहते हैं इसमें डिफरेंशिएशन है। जैसे अगर हम B9 और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो किस बेस पे कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का फैक्टर हम काउंट करते हैं
और आपकी बुक में जहां भी वो लिखा होता है कि डिफरेंशिएशन, उसके साथ ही एनाप्लेजिया भी लिखा होता है कि अगर वेल डिफरेंशिएटेड है तो B9 है। B9 मतलब रहमदिल है, कम नुकसानदेह है और कैंसर नहीं है। और अगर डिफरेंशिएशन पुअर है, पुअर डिफरेंशिएशन या लेक ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो इसका मतलब थोड़ा सा बुरा है। बुरे से थोड़ा नहीं बुरा, बहुत बुरा है। B9 के ऑपोजिट है। B9 अगर रहमदिल है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट पे है मेलिग्नेंट। तो मेलिग्नेंट एबनॉर्मल होता है बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर्स बनते हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन की कमी होती है। तो मतलब वो एनाप्लेजिया की एक्सट्रीम पे होता है, जो आपका मेलिग्नेंट स्टेज होती है, आपकी मेलिग्नेंट स्टेज और मेलिग्नेंसीज। तो B9 ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर को हम ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेजिया में आप लोगों ने याद रखना है कि एनाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया, इनके आप लोगों को डिफरेंस करना आना चाहिए। तो डिफरेंस आप लोग कैसे कर सकते हैं? डेफिनेशन की बेस पे तीनों की डेफिनेशन डिफरेंट है। मेटाप्लेजिया में क्या होता है? रिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप यानी एपिथीलिया या सेल ही दूसरी डिफरेंशिएटेड सेल टाइप में या दूसरी एपिथीलियम में बदल जाए, ये था मेटाप्लेजिया। डिस्प्लेजिया क्या था? अगर इंडिविजुअल यूनिफॉर्मिटी लॉस हो जाए, अगर आर्किटेक्चर ओरिएंटेशन खराब हो जाए, ये था डिस्प्लेजिया। एनाप्लेजिया क्या था? डिफरेंशिएशन का ना होना। अब डिफरेंशिएशन क्या थी? डिफरेंशिएशन के वो जो नियोप्लास्टिक सेल है, वो नॉर्मल सेल के साथ कितना मिलता जुलता है, कितनी सिमिलैरिटी रखता है मोर्फोलॉजिकली भी और फंक्शनली भी, ये एनाप्लेजिया है। ठीक है, तो एनाप्लास्टिक सेल्स के 5 फीचर्स आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि प्लियोमॉर्फिज्म होती है, मतलब साइज और शेप बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है सेल का। हाइपरक्रोमेसिया होता है। हाइपरक्रोमेसिया क्या होता है? डार्क स्टेनिंग हो जाती है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो खराब हो जाती है। नॉर्मल रेशियो क्या होती है? बताएं बेटा मुझे। 1:4। जी 1:4 या 1:6 होती है, लेकिन एनाप्लेजिया में एनाप्लास्टिक सेल की 1:1 तक पहुंच जाती है। ठीक है, माइटोसिस बहुत ज्यादा होती है तो माइटोटिक फिगर ज्यादा बन जाते हैं, पोलैरिटी खराब हो जाती है और जाइंट सेल्स बन जाते हैं। ये था एनाप्लेजिया। तो हमने एनाप्लेजिया भी डिस्कस कर लिया। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें डिस्प्लेजिया की, तो डिस्प्लेजिया में प्लियोमॉर्फिज्म होती है लेकिन एनाप्लेजिया से कम होती है। एनाप्लेजिया को हम रिवर्स नहीं कर सकते, इवन चाह कर भी नहीं कर सकते, लेकिन डिस्प्लेजिया को हम रिवर्स कर सकते हैं अगर अर्ली स्टेजेस हो। अब ये अर्ली स्टेजेस वाली बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है बेटा कि अगर डिस्प्लेजिया अभी अर्ली ही है, जैसे अभी मैंने आपको एमसीक्यू दिया कि अर्ली अगर डायग्नोस करना चाह रहे माइक्रोस्कोपी में, हमें कौन सा फीचर के थ्रू हम करेंगे? तो डिस्प्लेजिया अगर अर्ली है तो हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या करके रिवर्स कर सकते हैं? अभी डिफरेंशिएशन थोड़ी बहुत उसमें होगी मौजूद, तो हम इजीली उसको एपिथीलियम को नॉर्मल की तरफ रिवर्स करा सकते हैं। एपिथीलियम अभी बहुत ज्यादा तबाह नहीं हुई, थोड़ा बहुत खराब हो गया। तो डिस्प्लेजिया ये होता है। इसमें माइटोसिस का क्या रेट होता है? प्लियोमॉर्फिज्म कैसी होती है? रिवर्सिबिलिटी होती है या नहीं होती? एनसी रेशो क्या होती है? और उसके अलावा जाइंट सेल्स बनते हैं या नहीं बनते? नहीं बनते, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये बस बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि मैम माइटोसिस का डिस्प्लेजिया, दोबारा। माइटोसिस का। बेटा एनाप्लेजिया इसीलिए बताया ना ताकि आपको ये याद हो जाए। एनाप्लेजिया में बहुत ज्यादा माइटोसिस होती है और स्वीयर होती है, जबकि डिस्प्लेजिया में माइटोटिक फिगर्स बनते तो हैं लेकिन एनाप्लेजिया से कम बनते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्प्लेजिया स्वीयर होता जाता है, माइटोटिक फिगर्स और माइटोसिस उतनी ही ज्यादा होती जाती है। मतलब माइटोसिस ज्यादा होने से मुराद उस जगह पे माइटोटिक फिगर्स बहुत ज्यादा अबंडेंस में मिलेंगे हमें। तो अगर आपको पूछा जाए डिस्प्लेजिया में होती है या नहीं होती, तो ऑफ कोर्स होती है। लेकिन एनाप्लेजिया के कंपैरिजन में स्वेरिटी पूछी जाए तो एनाप्लेजिया में ज्यादा माइटोटिक फिगर्स होते हैं। और एक और बात, आप लोग इस तरह भी बता सकते हैं कि एनाप्लेजिया में आपके जो माइटोटिक फिगर्स बनते हैं वो एटिपिकल होते हैं। ठीक है, टिपिकल एटिपिकल तो आप लोगों को पता है। तो एनाप्लेजिया के माइटोटिक फिगर्स एटिपिकल होते हैं, जबकि जो डिस्प्लेजिया में बनते हैं, हम कह चुके हैं कि फिगर्स तो उसमें भी बनेंगे, माइटोसिस तो उसमें भी होगी, लेकिन वो जो माइटोटिक फिगर्स बनेंगे वो टिपिकल होंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेजिया के बारे में आपने अपना ये कॉन्सेप्ट ठीक रखना है। अब कार्सिनोमा इन सीटू क्या है? मतलब इन्वेजन से पहले, कैंसर से पहले वाली स्टेज, प्री इन्वेसिव स्टेज होती है कैंसर की, उसको हम कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं।
कार्सिनोमा इन सिटू होता क्या है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है, क्या स्टेज है ये? तो जब हम कह रहे हैं कि ये कैंसर से पहले वाली स्टेज है तो इसका मतलब ये कम खतरनाक है। इसमें खैर कार्सिनोमा जब आ गया है मतलब हम एंटर हो चुके हैं नियोप्लास्टिक रीजन में, नियोप्लास्टिक डोमेन शुरू हो चुकी है, तो कम खतरनाक वाली बात तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके लेजन्स या फिर जो आपकी डिवीजन्स हैं पैथोलॉजीज की वो इस तरह से होती हैं कि या तो इन्फ्लामेटरी हो जाए या कंजेनिटली कोई इश्यू हो या इन्फ्लामेटरी कोई इश्यू हो या फिर नियोप्लास्टिक कोई इश्यू हो यानी ट्यूमर्स हो, और उसमें से नियोप्लास्टिक जो कैटेगरी होती है ट्यूमर्स की वो सबसे ही अजीब और खतरनाक किस्म की होती है। तो ऑफ कोर्स नियोप्लेजिया डिस्कस कर रहे हैं। अब हम अगर ये बात कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, कम खतरनाक है, तो वो बस हम किसी दूसरी चीज के कंपैरिजन में कह रहे होते हैं। अदरवाइज नियोप्लेजिया हो चुका है स्टार्ट, तो मतलब अब उसमें हर चीज ही आएगी। कैंसरस कंडीशंस ही डिस्कस कर रहे हैं हम, कार्सिनोमास ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अच्छे तो नहीं होते, लेकिन जस्ट कंपैरिजन में हम कह देते हैं कि ये उससे कम है या कम स्वेरिटी है, कम इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। इस लिहाज से जब हम कंपैरिजन में बात कर रहे होते हैं, तो अभी भी मैं बात कर रही हूँ कार्सिनोमा इन सीटू की डिस्प्लेजिया के लिहाज से। कार्सिनोमा इन सीटू क्या करता है, जब डिस्प्लेजिया अभी सिर्फ इतना सा है, अभी इस लेवल तक हुआ या इस स्टेज तक पहुंचा है कि उसने सिर्फ एपिथीलियम को ही अपने उसमें लिया है, मतलब उसने एपिथीलियम की थिकनेस जितनी भी थी उसको सारा का सारा वो कर दिया है। वो जो लेयन है, ये जो स्टेज है प्री इन्वेसिव स्टेज, ये कार्सिनोमा इन सिटू है। अभी वो इससे नीचे नहीं मूव किया, जब वो बेसिकली एपिथीलियम तक कन्फाइन रखे खुद को, सिर्फ वहां तक रहे, उससे नीचे मूव ना करे, तो उसमें हम कहते हैं कि ये डिस्प्लास्टिक चेंज तो है, लेकिन ऐसा चेंज है जो कार्सिनोमा इन सिटू है। अभी तक बेसमेंट मेम्ब्रेन को नहीं इसने क्रॉस किया, या अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के इंटैक्ट होने का मतलब फौरन समझ आ जाना चाहिए आपको कि ये कार्सिनोमा इन सिटू है। बेटा ये एमसीक्यू समझ आ गया आप लोगों को? सिंपल सी बात थी, मैंने टॉपिक ही रिवाइज करा दिया आपका। समझ आ गई है? Yes, sir. चले ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2 देखें, श्योर साइन ऑफ मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी क्या होती है? ऑफ कोर्स मेलिग्नेंसी इज नॉट गुड थिंग। हम मैंने कहा है नियोप्लास्टिक चेंजेस अच्छे होते ही नहीं है, इसमें मसले ही मसले हैं। अब मेलिग्नेंसीज क्या होती है? मेलिग्नेंट सेल होने के लिए जो भी मैंने सारे फीचर्स बोले हैं वो सारे फीचर्स ऑलमोस्ट मेलिग्नेंट सेल के ही हैं, एनाप्लास्टिक कैटेगरीज में ही है। अब मेलिग्नेंट सेल या मेलिग्नेंसीज में होता क्या है, अगर हम इधर ही कंपैरिजन कर लें B9 और मेलिग्नेंट का, तो आपको मेलिग्नेंसी समझ आ जाएगी कि मेलिग्नेंसी में क्या क्या होता है। माइटोसिस होती है या नहीं होती, पॉलीक्रोमेजिया होता है या नहीं होता, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म होती है या नहीं होती। होता तो बेटा सब कुछ है। मैंने आपको पूछा है, मैंने सिर्फ साइन तो नहीं पूछा, मैंने पूछा शॉर्ट साइन, या यूं कह ले मैं हॉलमार्क पूछना चाह रही हूँ आपसे। तो जब मेलिग्नेंसी होती है, मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वहां पर मेटास्टेसिस लाजमी होती है। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि ना, हम जब पढ़े होते हैं ट्यूमर्स हर यूनिट के, जब आप स्पेशल पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हर चीज के लिए आपने कुछ रखी होती है कि जीआईटी के ट्यूमर्स पढ़ने हैं उसका क्राइटेरिया अलग है, और अगर आप रिनल के पढ़े उसका क्राइटेरिया अलग है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पढ़े अलग है। जब आप पढ़े होते हैं सीएनएस के, तो आपका मेन फोकस किन चीजों पे होता है, मतलब आपने डायग्नोसिस किन चीजों पे करना होता है, एक तो पेशेंट की एज से और दूसरा लोकेशन ऑफ ट्यूमर से। ठीक है, इसका मतलब बताना ये चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम जब उसका डायग्नोसिस देखते हैं तो हम कुछ भी नहीं देखते कि सीजर्स है पेशेंट में या फिर हेडेक है या फिर पैरालिसिस फील हो रहा है, हम ऐसे साइंस देखते ही नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, देख हम सब कुछ ही रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो नजर होती है वो सबसे पहले किन चीजों पे होती है, एज और दूसरा लोकेशन। सेरिब्रम में लोकेट कर रहा है ट्यूमर, सेरिब्रम में है, पाइनियल रीजन में है, या फिर कहाँ पर है, एज क्या है। अगर हमें एज से ही अंदाजा हो जाता है कि अगर अडल्ट है, एज अडल्ट ज्यादा, अडल्ट में एस्ट्रोसाइटोमास होते हैं। अगर बच्चे हैं, बच्चों में छोटी एज में मेडुलोब्लास्टोमास होते हैं, पिलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमास होते हैं, तो मतलब हमें पता चल जाता है एज वाइज भी और लोकेशन वाइज भी। तो ऐसे ही मैंने पूछा भी आपसे, ये नहीं है कि मेलिग्नेंसी में क्या क्या हो सकता है, तो फिर तो सब कुछ ही बन सकता है। मैं पूछना चाह रही हूँ हॉलमार्क, हॉलमार्क बताना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेटास्टेसिस के जरिए आप बता सकते हैं मेलिग्नेंसी में मेटास्टेसिस जरूर होती है, और ये इसका शॉर्ट साइन होता है।
अगर हम B9 की इधर बात कर लें कि इसके ऑपोजिट मेलिग्नेंसी है और मेलिग्नेंसी नहीं है, तो B9 लेकिन कंडीशन खराब है, तो B9 कंडीशन होगी, उसमें क्या होगा, उसमें मेलिग्नेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब हम मेटास्टेसिस या मेलिग्नेंसीज के लिहाज से वो बता सकते हैं कि ये मेलिग्नेंट कैटेगरी है या B9 कैटेगरी है। एक बात आप लोगों ने ये याद रखनी है, B9 और मेलिग्नेंट में इस MCQ के साथ ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। और अगर इन्वेजन की बात करें, तो जो आपके B9 होते हैं, आप लोगों को पता है कि वो इन्वेड नहीं करते, वेल डिमार्केटेड मैसेज होते हैं, बहुत अच्छे सर्कमस्क्राइब मैस होते हैं। मतलब बाउंड्रीज उनकी डिसाइडेड होती है और कन्फाइंड होती है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो B9 ट्यूमर्स होते हैं आपके, ये सारे के सारे तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी हद तक आप कह सकते हैं कि इन्विजन नहीं करते या फिर बहुत ज्यादा तंग नहीं करते, और इनकी ग्रोथ भी स्लो स्लो होती है, आहिस्ता 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 होती है। ठीक है, जबकि डिफ्रेंसिएशन इनकी बहुत अच्छी होती है। अगर हम उसके ऑपोजिट बात करें मेलिग्नेंट सेल की, तो इसमें क्या होगा, अली रजा आप मुझे बताएं सारे फीचर्स कि माइटोसिस होगी या नहीं होगी, ग्रोथ कैसी होगी, इन्वेड करेगा या नहीं करेगा, मेटास्टेसाइज करेगा या नहीं करेगा, मैम जल्दी करेगा, जल्दी। मेटास्टेसिस भी करेगा और इसमें जो हाइपोक्रोमेटिक भी हो जाएगा, और माइटोसिस में रेट भी ज्यादा हो जाएगा, इसमें अनकंट्रोल्ड वीन हो जाएगी। कौन सी डिवीजन? अनकंट्रोल्ड। हाँ जी, देखो डिफरेंशिएशन मतलब पुअर डिफरेंशिएशन मतलब एनाप्लेजिया बहुत ज्यादा होगा। तो शॉर्ट साइन मेलिग्नेंसी का मेटास्टेसिस होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिफरेंशिएट्स इन्वेसिव कार्सिनोमा फ्रॉम कार्सिनोमा इन सीटू? कार्सिनोमा इन सीटू में बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटेक्ट रहती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन जो इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है, कार्स उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियम तक कन्फाइंड रहना है या आगे तक भी जाना है। तो जब वो आगे तक भी चला जाता है, यानी कि वो इन्वेड कर चुका है। इस वक्त कार्सिनोमा ने इन्वेजन कर लिया है और बस अब कैंसरस कंडीशन होने वाली है। जबकि जो कार्सिनोमा इन सिटू था वो प्री इन्वेसिव कंडीशन थी, अभी नहीं इतना सीवियर हाल हुआ था कि आप कह दें कि कैंसर हो चुका है। अभी कुछ हद तक बचत हुई हुई थी, रिवर्सल के वो थे चांसेस कि हम अगर एपिथेलियम की रिकवरी कर लें तो हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बेसमेंट मेम्ब्रेन भी उसकी जद में आ जाती है, तो फिर हम कह देते हैं कि अब ये इन्वेसिव कार्सिनोमा बन चुका है, अब नहीं कुछ किया जा सकता। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आर ऑल एक्सेप्ट, मैंने आप लोगों को जब जीन्स पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को कहा था आपने कितने टाइप्स की जीन्स को याद रखना है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए प्रोटोन को जीन्स का, और सिर्फ बेटा पता ही नहीं होना चाहिए, आप लोगों के इनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। आप लोग अपने स्टैंडर्ड एग्जाम्स में ये चीजें सारी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना हर चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ प्रोटोन को जीन्स होते हैं, हमने जो डिवीजन की है, कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, और कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो अपोप्टोसिस को रेगुलेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे जीन्स होते हैं जो DNA रिपेयर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर वो नहीं होते तो मतलब DNA रिपेयर को इनहिबिट कराने में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट MCQ है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है कि आपका गार्डियन ऑफ जीनोम जिस कैटेगरी में आता है, आपको वो पूछा जाता है कि गार्डियन ऑफ जीनोम कौन है। तो गार्डियन ऑफ जीनोम बेसिकली P53 होता है। P53 को हम गार्डियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं, और ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। अब जो आपके प्रोटो जीन्स हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। प्रोटो जीन्स बेसिकली नॉर्मल जीन्स हैं जो सेल प्रोलिफरेशन करा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इनमें चेंजेस, ऐसे कुछ चेंजेस इनमें आ सकते हैं कि ये ओनको जीन्स बन सकते हैं, और वो जो ओनको जीन्स होते हैं वो कैंसरस होते हैं, वो प्रमोट कर रहे होते हैं कैंसरस ग्रोथ को। काफी लोगों को यूं लगता है, काफी स्टूडेंट्स को प्रोटो जीन्स ही कैंसर कॉज करा रहे हैं, वो एबनॉर्मल जीन्स है, वो कैंसर कॉजिंग जीन्स है। नहीं बेटा, प्रोटो जीन्स कैंसर कॉज नहीं कराते, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल काम कर रहे हैं, नॉर्मली प्रोलिफरेट कर रहे हैं, नॉर्मली डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। काम खराब कब होता है, जब इनमें चेंज आए, और चेंज भी इस सेंस में लाया जाए कि ये ओनको जीन्स बन जाए, देन ओनको जीन्स बहुत तबाही मचाते हैं, वो ट्यूमर कॉज कर सकते हैं, वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। अब ट्यूमर
कॉजिंग या फिर ऑन्कोजीन्स कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। रैस, RAS, रैस जो है आपकी ये एक ऑन्कोजीन है। ABL जब आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, अभी भी याद रख सकते हैं आप कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता है क्यों है, क्योंकि ABL और BCR जीन में इंटरचेंज हो जाता है, मतलब उसमें मसला आता है, उधर फ्यूजन हो जाती है तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बन जाता है। तो जब आप CML पढ़ते हैं, CLL पढ़ते हैं, तब इस चीज को डिस्कस करते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमियाज में। तो आपने याद रखना है कि रैस, ABL और MYC मींस ये तीनों ही क्या है, ट्यूमर कॉजिंग जीन्स कह लें, ऑन्कोजीन्स कह लें। ऑन्कोजीन्स क्या थी, प्रोटो ऑन्कोजीन्स के ही खराबियों से, उन्हीं में आने वाले चेंजेस की वजह से बनी थी ऑन्कोजीन्स। रैस, ABL और मिस, ये तीनों आप लोगों ने याद रखनी है ऑन्कोजीन्स में। इतना याद रख लें, इंशाल्लाह इसी से आपका कवर अप हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट इतना नहीं भूलना कि आप लोगों को यही भूल जाए कि प्रोटो ऑन्कोजीन क्या था, ऑन्कोजीन क्या था, सप्रेसर जीन प्रॉपरली कर क्या रहा था, और एग्जाम्पल्स मिक्स कर दें, क्योंकि अल्फाबेटिकली आप लोग याद कर रहे हैं, आप पूरा तो याद कर नहीं रहे। अगर आप लोग पूरा याद करें तो फिर तो है कि आप लोगों को अच्छे से याद रहे, कॉन्सेप्ट रहे। लेकिन अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी फिर मुझे उसके साथ उसकी डिटेल भी डिस्कस करनी पड़ेगी, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप लोग जस्ट इतना ही याद रख लें, रैस, ABL और मिस। रैस भी आपकी 3 तरह की होती है, 3 डिफरेंट ट्यूमर्स मतलब होते हैं उसकी टाइप्स में। एक के रैस होती है, N रैस और H रैस, ठीक है, KNH याद रख लें। और ABL के लिए बस ABL ही याद रखें। ABL फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम आ सकता है आप लोगों को, और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन किन क्रोमोसोम्स पे होती है, 9 और 22। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, नहीं भूलनी। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में 9, 22 फ्यूजन्स होती हैं, मतलब ट्रांसलोकेशन आई किस जगह पे, 9 और 22 पे। और मिस जीन वो भी 3 तरह की होती है, CLN होती है, C मिस, L मिस और N मिस। तो ये तीनों जीन्स आप लोगों ने याद रखनी है ऑन्को जीन्स में, ठीक है। जी महानूर बेटा रिपीट करें, ऑन्को जीन्स में कौन कौन सी जीन्स याद रखनी है आपने। मैम मेरा अभी चला, मेरा नेट इशू था, बंद हो गया था। अच्छा जी, चलें, कोई और बता दे बेटा। RAS, ABL and Siemens. MYC कह लें, चलें ठीक है। तो ये 3 आप लोगों ने याद रखनी है ऑन्को प्रोटॉन को जीन्स में। जीन्स तो अब सब बता दें। बेटा मैंने बताया तो है कि ऑन्को जीन्स किसकी वजह से बन रही हैं, प्रोटोन को जीन्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं, बस सिंपल सी बात याद रख लें। मैं आपको जेनेटिक्स नहीं पढ़ा रही, तो बस सिंपल सी चीज याद रख लें कि प्रोटोन को जीन में ही चेंजेस आते हैं तो उनको जीन्स बनती है। अब ये जो यहाँ पर याद रखने वाली बात है, जो फिक्रा लम्हिया जो आप लोग मतलब मसला जहाँ पर क्रिएट करते हैं, वो ये कि आपको भूल जाता है अच्छे जीन्स कौन से हैं, नॉर्मल वाले और जो ट्यूमर कॉज कर रहे हैं। तो प्रोटोन को जीन्स नहीं ट्यूमर कॉज कर रहे होते, वही वो कैंसर नहीं कॉज कर रहे होते। उनमें चेंजेस आने के बाद वो ओनको जीन्स बनते हैं और वो ओनको जीन्स काम खराब करती हैं। रैस, ABL और मिस, ये तीनों ओनको जीन्स जो है ये ट्यूमर को प्रोलिफरेट कराते हैं, मतलब ट्यूमर सेल्स को ग्रो कराते हैं, ये उनको प्रोलिफरेट करते हैं, मैम उनको मजीद बढ़ाते हैं। जी बेटा। मैम बाकी जो ऑप्शंस में ये प्रोटोन को जीन्स है। बेटा मैं वही जा रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। ये जो डेल्टा ऑप्शन है ये तो मैंने आपको बता दी कि ये प्रोटो ऑन को। अब आप लोगों को मैंने MCQ में क्या दिया, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और ऑल एक्सेप्ट, तो ये आप लोगों की हो गई प्रोटोन को जीन। नमूदे सर क्या पूछ रही हैं आप, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैम मैंने पूछा कि जो बाकी जीन्स हैं उनको क्या कहेंगे। स्टेटमेंट में क्या मेंशन है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है, बता रही हूँ बेटा वही। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि जो ये MYC मिस है, मैंने आपको कहा मिस की भी 3 टाइप्स हैं, C मिस, L और N। तो ये 3 रैस, ABL और मिस की भी तीनों टाइप्स, ये सारी तो ऑन्को जीन्स है। तो अब नमूदे सहर पूछना चाह रही है बाकी सब क्या है, ये बाकी सब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में आप लोगों ने क्या क्या याद रखना है, ट्यूमर सप्रेसर जीन में आप ऑफ कोर्स अपने गार्डियन ऑफ जीनोम को तो नहीं भूल सकते, तो टॉप ऑफ द लिस्ट तो वही होनी चाहिए कि P53 जो है ये क्या करती है, ये बहुत से ह्यूमन कैंसर्स में वजह बनती है कि इसमें म्यूटेशन आई होती है या ये मसला हो रहा होता है।
क्योंकि आपको पता है ये विल्ड टाइप का जीन है, नॉन म्यूटेटेड P53 को हम विल्ड टाइप जीन भी कहते हैं, और ये जब होता है तो ये कैंसर की डेवलपमेंट के रिस्क को कम कर देता है। लेकिन जैसे ही ये नॉन म्यूटेटेड जीन या विल्ड टाइप जिसे हम कह रहे हैं, जब इसमें कोई मसला आ जाता है, इसमें म्यूटेशन आ जाती है, फिर आता है मसला, फिर होते हैं चांसेस ज्यादा, फिर बढ़ता है रिस्क कैंसर की डेवलपमेंट का। तो इसका मतलब कि इसको किस हालत में रहना चाहिए, इसको इसी हालत में रहना चाहिए, नॉन म्यूटेशन वाली हालत में, नॉन